नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सियासत के केंद्र में केंद्र बहुत अंदर तक आ चुका है। दिल्ली में विपक्षी सांसद उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं तो उनके पुतले एमपी में बीजेपी संगठन के बड़े नेता जलाते हैं। विपक्ष भी सांसदों के निलंबन का मुद्दा यहां उठाने की तैयारी में है। कल एक कार्यक्रम कांग्रेस करने वाली है विरोध के स्वरूप में। आज विधानसभा में भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान देखने को मिला केंद्र सरकार की योजनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र भी बहुत बार आया। विपक्षी विधायक रामनिवास रावत ने इस पर चुटकी भी ली। तत्काल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने जवाब दिया कि कई योजनाओं में 100% अनुदान केंद्र का रहता है तो जिक्र क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज सदन बड़ा परिपक्व सा दिखा। नरेंद्र तोमर जैसे बड़े नेता आसंदी पर थे। सामने बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेता सदन में थे। सत्र संचालन में तोमर की कुशलता भी साफ दिखी। जब सदन के नेता यानी मोहन यादव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों के साथ आध्यात्मिक मसले पर भी बात की। जाहिर है कि मसला भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का भी आया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राम मंदिर उद्घाटन में जो भी लोग प्रदेश से जाएंगे सरकार उनका स्वागत करेगी। पिछली सरकार में सदन के अंदर शेर और शायरी का जिम्मा रहता था नरोत्तम मिश्रा के पास। इस सदन में यह जिम्मेदारी शायद कैलाश विजयवर्गीय उठाएंगे। यह आज झलका। तो आज बात करेंगे एमपी की नई सियासत की। क्या लोकसभा चुनाव तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दे ही उठाए जाएंगे ताकि बहुसंख्य वोटर्स को एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा जब से सरकार बनी है एक सवाल तो तब से बना ही हुआ है कि कैबिनेट विस्तार कब तक और कौन कौन नाम उसमें शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के अलावा उनके पोर्टफोलियो क्या हो सकते हैं। साथ ही जिक्र उनका भी जो अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्व हुए। शिवराज सिंह चौहान तीर्थाटन पर निकल गए। वो अमरकंटक में हैं और मां नर्मदा की गोद में बैठकर अपनी नई भूमिका के बारे में चिंतन कर रहे हैं। उनके वीडियो भी लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। बहुत सारे नए सदस्यों के साथ नए अध्यक्ष के साथ आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से ज्यादा मोर्चा संभाला वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत ने। बहुत सारे मसलों पर उन्होंने बात की और आरोप लगाया कि जिस महिला वोट बैंक के कारण बीजेपी सरकार में आई है उसे ही पार्टी भूल गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र अभिभाषण में इतनी बार क्यों है। लगातार हो रहे सवाल जवाबों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की कुशलता सत्र के बखूबी संचालन में भी दिखी। वरिष्ठ विधायक कैलाश विजयवर्गीय शायराना अंदाज में दिखे। रावत को टोकते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा कि वो बेवफा थे जो नजरें चुरा कर चल दिए, हम बावफा हैं झुककर सलाम करते हैं। तो बहुत सारे मसले यहाँ पर अंदर सदन में चलते रहे, लेकिन कुछ गंभीर बातें जो राज्य और केंद्र दोनों से जुड़ी हैं वो भी उठाई गई। लाडली बहना भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में केंद्र बिंदु था, मेन फोकस था। उन्हीं की वजह से इस सत्ता में आए। उनका अल्ले का अभिभाषण में नहीं है। ये उनके साथ वादा खिलाफी, धोखा और नाइंसाफी ही नहीं अपमान भी। सारी गारंटी का अंत हो जाए तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। और विशेष करके गरीब उन वर्गों को फोकस किया कि ये वर्ग गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा वर्ग, ये हमारी नजर में वीआईपी है, मोदी जी ने कहा। और सबसे ज्यादा छलावा इन्हीं वर्गों के साथ हो। सदन के नेता के तौर पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने केंद्र और राज्य के अलावा धर्म और आध्यात्म पर भी लंबा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दल में अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है। आपके दल में ये ध्यान अभी रखा गया, वो भी भरपूर ठोकर खाने के बाद। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र भी अपने भाषण में किया और कहा कि कई कार सेवक उस वक्त शहीद हुए थे, अब वक्त आया है, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है तो सरकार हर जिले से अयोध्या जाने वाले का स्वागत करेगी। उन्होंने सदन को यह भी आश्वस्त कराया कि कोई भी योजना जो जन कल्याणकारी है वो बंद नहीं की जाएगी। कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी। ये वर्तमान का लोकतंत्र गौरवान्वित होगा
जो यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल कर के देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं और एक मील मजदूर के परिवार को उठाकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस के पास इसका अभाव है। ये सर्वथा इस मामले में केवल एक परिवार, वो भी धनी परिवार जिसके कपड़े भी प्रेस करने के लिए लंदन जाते हैं, ये उस परिवार के लोग गरीबों की क्या बात करेंगे, क्या समझेंगे। ये अलग ही तरह की सियासत का दौर है जहां दोनों दलों की तरफ से सदन से लेकर सड़क तक प्रमुखता से उठाए जाने वाले मुद्दे राष्ट्रीय हैं। कांग्रेस ने भी तय किया कि वे सांसदों के निलंबन का मुद्दा एमपी में बनाएगी। बीजेपी पहले ही उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने वाले सांसद का पुतला दहन कर चुकी है। चुनाव जिताने से लेकर विपक्ष का नेता बदलने तक के निर्णय दिल्ली से आए हैं, तो तय है कि अभी कुछ दिन दिल्ली दोनों तरफ से दिखाई और सुनाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी का। दूसरे मेहमान है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। दुर्गेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान सरमन नगेले, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सरमन जी का भी स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी के साथ। भूपेंद्र जी, क्यों लग रहा था आप लोगों को पहले से कि ये लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर देंगे? मुझे याद है जब शिवराज जी ने शुरू करी थी, लाडली बहना माफ कीजिए, तो बहुत आलोचना आप लोग करते थे कि ये तो सब लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये ऐसा वैसा। अब बंद हो गई तो भी तकलीफ सबसे ज्यादा आप लोग, बंद हो गई माफ कीजिए, बंद होने की जो सुगबुगाहट शुरू हुई तो फिर आप लोग को सबसे ज्यादा बेचैनी हुई। क्या वजह? जनतंत्र में हम लोग जिंदा हैं, कोई व्यक्तिगत तो समस्या है नहीं। जब आपने एक समाज को, व्यापक समाज को ये वादा किया है, आपने जो है चिल्ला चिल्ला कर कहा है, और उसका अगर आपके राज्यपाल के अभिभाषण में कोई जो है उसका जिक्र नहीं है तो सवाल उठाना जायज है। राज्यपाल का अभिभाषण जो है आने वाली एक साल का जो है एक खाका होता है कि ये सरकार इस एक साल में क्या करने वाली। अगर उसमें से जो आपके मुख्य बिंदु गायब है, आप उन पर अगर चर्चा से भाग रहे हैं तो सवाल उठाना ये प्रतिपक्ष का काम है। और वो प्रतिपक्ष अगर सवाल उठाता है तो जो है दूसरों को दिक्कत क्यों हो रही है, ये सवाल तो आप उनसे पूछना चाहिए था जो आप हमसे पूछ रहे हैं। पूछ लेंगे सब उनसे ही, तो ये बेशक। हाँ, यहाँ उनसे पूछिए आप। तो जो है ये कि अगर हम विधानसभा में नहीं उठाएंगे सवाल तो कहाँ पर उठाएंगे? नहीं तो ये आखिर सदन के नेता ने कहा कि कुछ बंद नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाने कहां से आपके पास इनपुट आया है। उसका जिक्र क्यों नहीं है आपके उसमें राज्यपाल के अभिभाषण, और उन किसी भी प्रमुख योजना का उसमें जिक्र नहीं है जिनकी घोषणा यहाँ पर चुनाव में की गई थी, जिनकी गारंटी श्री जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ली थी। क्या 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जिक्र है? इसकी घोषणा की गई। बच्चियों को जो है ये महिलाओं को जो स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, क्या उसका उसमें जिक्र है? 80 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की घोषणा की गई थी, क्या उसमें उसका जिक्र है? 20 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की गई थी, क्या उसका उसमें जिक्र है? ठीक है, पूछ सारी लेते जो हैं। है महिलाओं को, जिनके पास जो है आप सारी महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी, क्या उसका जिक्र है उसमें? ये सारे चीजें सवाल हैं, बुनियादी सवाल है। और इन पर बुनियादी प्रश्न सवाल उठाने पूछ लेते हैं चाहिए। सर। बुनियादी सवाल तो तत्काल दुर्गेश जी से। दुर्गेश जी, ये बुनियादी सवाल कांग्रेस उठा रही है, कह रही कि आप लोगों ने ही ऐसा माहौल बनाया, राज्यपाल के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं था और भी कुछ इस पर चर्चा नहीं हुई, तो इनको आशंका हो रही कि कुछ खास योजनाएं आप बंद कर देंगे या फिर जो आपके मैनिफेस्टो में था उसे संकल्प पत्र या वचन पत्र जो भी आपने नाम दिया था उस पर अमल नहीं होगा। ये चिंता कांग्रेस को है। देखिए प्रवीण जी, भूपेंद्र जी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और संवैधानिक सब चीजों को जानते हैं। राज्यपाल आपका, हमारा, किसी का नहीं होता, पूरे प्रदेश का हो। पहले तो उन शब्दों को सुधार कर बात करें। रही बात, माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जन कल्याण के काम भाजपा सरकारें बंद नहीं करती। वो कांग्रेस सरकार में बंद होती थी योजना, और प्रदेश ने देखा कि आप कैसे योजनाओं को बंद करने का काम कर रहे हो। और जो योजनाएं चालू हैं, रनिंग में है, स्कूटी देने का काम, चाहे जो भी आप लाडली लक्ष्मी योजना बोल दीजिए, कन्यादान योजना बोल दीजिए, लाडली बहना योजना बोल दीजिए,
जितनी भी जन कल्याण की योजना है वो सतत जारी रहेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर आपको समझा, फिर उसमें प्रश्न चिन्ह लगाने का काम अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मुंह की जमा खर्ची में तो आप कहीं पीछे नहीं रहते हो कि हम मुंह की जमा खर्ची से कहीं पीछे हो जाए। जब सदन में जब बात हो गई तय तो आज तो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को इस चीज की माफी मांगनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए धनखड़ जी, उनका अगर आप मिमिक्री करते हो जनता अच्छा नहीं समझती उस चीज को। आज भी आप उस लफ्ज को पकड़ने में कामयाब नहीं हो रहे हो। आप कैसे 3 डिजिट में से 2 डिजिट पे समा गए इस बार, आप अगली बार आप 2 डिजिट में भी नहीं आ पाओगे अगर जनता की नब्ज को नहीं पकड़ोगे। ठीक है, आपके नेता से गुलाम नबी आजाद, उनको ही पकड़ लेते, आप उनकी बात ही समझ लेते। अपना सेकंड सेगमेंट इसी विषय पर है सर, आज का विषय भी यही है, इसी विषय पर आ जाऊंगा मैं। एक बार शर्मन जी को इन कर लेता हूं, सेकंड सेगमेंट इसी पर है हमारा। शर्मन जी, आज जो विधानसभा में हुआ, मतलब ये देख के बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी परिपक्व सी विधानसभा दिख रही थी। कांग्रेस के पक्ष से भी, सत्ता पक्ष के पक्ष से भी बड़े बड़े नाम थे, बहुत अच्छे से संचालन जो है बड़ी कुशलता के साथ। जाहिर बात है कि नरेंद्र तोमर बहुत सीनियर लीडर हैं। आज का जो दिन भर का घटनाक्रम है, आपकी टिप्पणी उस पर, विधानसभा के अंदर का। देखिए माननीय प्रवीण जी, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का जो आज जो विधानसभा की कार्रवाई जो आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है, और उसके पहले जो माननीय राज्यपाल महोदय का कल अभिभाषण हुआ, उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा आज हुई है, ये लंबे समय बाद देखने में आया है कि दोनों दलों के विधायकों ने बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़कर उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया है। संसदीय परंपराओं का उन्होंने पूरे तरीके से उसके अधीन रहे हैं, और जो मर्यादाएं विधानसभा की रहती हैं उसका भी दोनों दलों के सदस्यों ने बहुत अच्छे से पालन किया है। और पहली बार ऐसा देखने में आया है कि जब महामहिम के राज्यपाल के बाद जो अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव या कृतज्ञता ज्ञापन जो होता है, उस पर बहुत ही सार्थक रूप से और सभी सदस्यों को, अधिक से अधिक सदस्यों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। इसके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तो बधाई के पात्र हैं ही, लेकिन साथ में दोनों दलों के सदस्य भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बहुत ही परिपक्व, बहुत ही शालीनता के साथ में संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल अपना आचरण रखा। ये तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात देखिए माननीय जो प्रवीण जी, जो अभी जिस विषय पर आपने माननीय दोनों दलों के प्रवक्ताओं से जो आपने टिप्पणी आमंत्रित की है, उसमें मेरा एक व्यक्तिगत मानना ये है कि देखिए राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण जब तैयार होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत जो है ना पूरी चीजें नहीं उसमें शामिल हो सकती हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है, जब नई सरकार आती तो नई सरकार के पास अपना कुछ बताने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं होता है। देखिए जैसे प्रवीण जी आपने देखा होगा, जो उन्होंने पहले फैसले लिए, जिस पहले फैसले में वो एक तो जो तेंदुपत्ता वाला था, दूसरा ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला था, तीसरा वो मास्क की दुकानों, पटवारी वाला भी था, आऊंगा उसके पटवारी वाला भी था कि नामांतरण जो है तत्काल मिलेगा रजिस्ट्री के साथ। आऊंगा शर्मन जी, एक बार इन करते जरा, भूपेंद्र जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं एक जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये, जो हमारे इसका पार्ट भी है कि अगर मान लीजिए, और उसका जवाब गोपाल भार्गव जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर एमएलए हैं, उन्होंने सदन के अंदर दिया भी, आपकी पार्टी को आपत्ति थी कि बार बार मोदी जी का नाम या केंद्र की योजनाओं का नाम क्यों उच्चारित हो रहा है। मैं सहमत हूं शर्मन जी की बात से कि गवर्नमेंट अभी फॉर्म हुई है तो उसके पास बताने के लिए पहले सत्र में क्या होगा, या तो पूर्ववर्ती सरकार का या फिर उनकी दिल्ली की सरकार का। तो क्यों आपत्ति आपको लग रही है अगर वो लोग केंद्र के का जिक्र ज्यादा कर रहे हैं तो कांग्रेस को? देखिए, बहुत ही हैरानी अंगेज जो है वक्तव्य आदरणीय हमारे शर्मन जी का है। कोई भी सरकार जो किसी राज्य में काम करती है वो सरकार गवर्नर की सरकार होती है। तो राज्यपाल के जो है आदेशों से ही जो है वो सरकार चलती है, सारे ऑर्डर निकलते हैं, और ये बाकी लोग उसके ट्रस्टी होते हैं। और जो मुख्यमंत्री जो है उनके बिहाफ पर ही काम करता है किसी सदन के अंदर। चुने हुए मंत्री जरूर है, लेकिन सरकार जो है ये राज्यपाल की होती है। उन्हीं के अभिभाषण में जो है सरकार के अगला प्रारूप का रिफ्लेक्शन होता है। वो सरकार क्या करेगी 1 साल में, इस बात का आईना होता है। और अगर उस आईने से जो है बहुत सारी चीजें गायब हैं, जिसके कंटिन्यूएशन में ये सरकार आई है। सरकार नई सरकार नहीं है,
ये पुरानी सरकार की एक निरंतरता है, उसके कंटिन्यूएशन में ये सरकार आई है। तो उस सरकार ने क्या किया है और उस काम को कैसे आगे बढ़ाएगी, ये जो है संवैधानिक दायित्व है इस सरकार का, और अभिभाषण में उसका रिफ्लेक्शन हो। और अगर वो नहीं हो रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है और इस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। और ये जो चीज है ये कांग्रेस पार्टी ने की, जिसकी की प्रशंसा अभी जो है स्वयं शरमन नगेले जी ने की कि बहुत ही कार्डियल और बहुत ही शालीनता पूर्वक विपक्ष ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, तो इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि इससे जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है पिछले 2 महीने में, इसमें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली हुई है चीजों की। और अगर प्रधानमंत्री जी ने गारंटी ली हुई है, जो कि इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, विश्वगुरु हैं, तो उसका जिक्र तो माननीय महामहिम के अभिभाषण में होना चाहिए, क्योंकि उसी पर धन्यवाद देता है विपक्ष और सरकार दोनों, और उसी पर जो है विमर्श होता है। तो विधानसभा के अंदर अगर वो सारी चीजें उसमें से गायब हैं, तो फिर उस पर धन्यवाद किस बात के लिए देना है? ये चीजें जो है ये उनके जब उनके अभिभाषण पर जब हम लोग धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे, हमारे लोग जो है उनको धन्यवाद देंगे, उसमें जो है अभिभाषण में कुछ चीजें जुड़वाएंगे, उस चीज उनके अभिभाषण पर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो सारा काम जब हम संविधान जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं दुर्गेश जी। एक आपत्ति जो आज सदन में दिखी, बहुत सारे सीनियर लीडर से, आऊंगा भूपन जी, जो बहुत सारे सीनियर लीडर कांग्रेस के इस बात पे आपत्ति कर रहे थे, भाई मोदी जी का नाम इतनी बार क्यों आ रहा है, केंद्र की योजनाओं का जिक्र इतनी बार क्यों हो रहा है, आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए प्रवीण जी, विपक्ष जब इस चीज को स्पष्टता से मान रहा है और हमारे भूपेंद्र भाई भी उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? गारंटी है, जनता का विश्वास है, आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए जो मोदी जी की गारंटी है वो निश्चित रूप से देश के लिए जनता उस पर विश्वास करती है। बहुत कम नेता हुए हैं देश में जिन पर जनता उनकी बात का विश्वास करती है, और माननीय मोदी जी निश्चित रूप से जो हमारे भूपेंद्र जी कह रहे थे, मैं सहमत हूं उनसे कि वो विश्व गुरु हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जब उन्होंने उस चीज की गारंटी ली है तो निश्चित रूप से एमपी के मन में मोदी और मोदी जी के मन में एमपी, जब एमपी के मन में मोदी है तो जिक्र तो आएगा ही आएगा ना, जिक्र क्यों नहीं आएगा और क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसा आदरणीय गोपाल जी ने भी कहा, और जिसमें 100% केंद्र की योजनाएं हैं जन कल्याण की, वो चल रही है। किसानों को अगर किसानों को अगर सम्मान निधि देने की बात करें, केंद्र सरकार भी दे रही है उसमें। अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो जनता को इलाज दे रही है, उज्ज्वला कनेक्शन के माध्यम से गैस कनेक्शन दे रही है, पीएमवाई के माध्यम से मकान दे रही है। तो निश्चित रूप से मोदी जी का तो जो नाम अगर सदन में गूंज रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आप जनहित के काम करते हो, जनता के दिलों पर राज करने के काम करते हो, तो वो नाम गूंजता ही है। चाहे विपक्ष को बुरा लगे, अच्छा लगे, अगर जनता के हित के काम वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर आदमी के मन से मोदी जी की बात निकलेगी। ठीक है, रही बात जल्दी से जो गारंटी की, जी जो गारंटी की बात कहें तो माननीय मोदी जी की गारंटी है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक अक्षर से उस चीज को पालन मध्य प्रदेश की हमारी सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है। मोहन ठीक है, शर्मन जी को इन करते हैं सर। शर्मन जी, जो कल हमने देखा, जो संगठन के तौर पे देखा, जो जिन सांसदों ने मिमिक्री की थी उनके पुतले जलाए गए। यहाँ पर वीडी शर्मा ही मौजूद थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। आज सदन में देखा बार बार केंद्र का जिक्र, इनकी तरफ से भी कल एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हम ये मान के चलें कि लोकसभा चुनाव तक अब दोनों ही दलों के केंद्र में केंद्र ही रहेगा। देखिए माननीय प्रवीण जी, ये निश्चित रूप से रहेगा केंद्र। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक आपका अनुमति के साथ में चाहूंगा, बोलिए। देखिए जैसे ही जब मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जब इलेक्शन के सारे रिजल्ट्स महामहिम राज्यपाल को सौंप देते हैं और गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद से नई सरकार कहलाती है, पुरानी सरकार निरंतरता में नहीं रहती है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं संवैधानिक और इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी चीजों को करीब से जानता हूं। एक तो ये, दूसरा जो लाडली बहना योजना या बाकी चीजों का उल्लेख नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों का उल्लेख हो। और तीसरा जो बार बार बात आ रही है कि मोदी जी की
तो ये बात सही है कि उनका 48 बार नाम आया है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं केंद्र राज्यांश के साथ, केंद्र के सहयोग के साथ। गोपाल जी ने आज सदन में ये बोला कि भाई 100% अनुदान तक कुछ योजनाओं में होता है जी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है मध्य प्रदेश में, और जब सरकार उनकी राज्य में है और केंद्र में है तो ये कहने का उनका एक हक बनता है, लेकिन इससे उनको बचना चाहिए। परंपरा ऐसी बहुत कम देखने में आई है। एक तो ये, दूसरा जो आपने बोला है जो कि जो इस तरह का जो धनखड़ जी के माननीय उपराष्ट्रपति के संदर्भ में जो आज हुआ है और कल BD शर्मा जी ने किया है, देखिए ये पूरा का पूरा इलेक्शन मोड में दोनों राजनीतिक दल चले गए हैं और जाना भी उनके लिए जरूरी है, क्योंकि अब समय कम बचा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्रैल में लग जाएगा और समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए 2-3 महीने का समय बचता है। तो बीजेपी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय BD शर्मा जी, ये पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में जा चुके, और कांग्रेस को थोड़ा सा जाने में अभी समय है, क्योंकि उनके नए अभी जो अध्यक्ष बने हैं माननीय जीतू पटवारी जी, वो पहले अपनी टीम का गठन कर लें। वो भी उस सर छोटा छोटा रिमार्क अब जल्दी से ले लेते, वक्त फिसल रहा है हाथ से। छोटा एक कमेंट लेना चाहूंगा जरूर भूपेन जी का। भूपेन जी, एक बात जो कही सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम किसी चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं, मजदूर के बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। आपके यहाँ तो ये कल्पना से परे है। भूपेन जी, आपकी टिप्पणी। आने वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं और इंजीनियरिंग और IIT पास करने वाले व्यक्ति से कहते हैं कि पकौड़े बेचो। ये दोनों जो दो हथियां हैं, दोनों जो एक्सट्रीमिटीज है, ये भारतीय जनता पार्टी का योगदान है इस देश के लिए। और हजारों लोग जो है आज मजबूर हैं पकौड़े बनाकर बेचने के लिए। चाय की दुकानें और चाय के फ्रेंचाइज खोल रहे हैं IIT पास बच्चे। ये इस देश में जो है ये तमाशा भी देश देख रहा है। इसके लिए बहुत सही बात है। एक बात मैं विधायिका के तौर पर जरूर आपको जो है जल्दी सर जल्दी, हाँ, कि 1 सेकंड में कि सरमन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि जैसे ही चुनाव के परिणाम घोषित होते हैं, एक सरकार जो है वो अपना त्याग पत्र सौंपती है और उसके बाद एक नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैं सवाल सरमन जी के सामने रखना चाहता हूँ कि 3 तारीख को परिणाम आए, क्या 4 तारीख को हमारे जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने त्याग पत्र दिया था? क्या उनको कार्यकारी जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? हाँ। ये 10 दिन तक जो कार्यवाहक, ये 10 दिन जो सरकार चली, ये किसकी सरकार थी? इसकी जो है एक वैधानिक स्थिति को अब अभी एक बार इन कर लेता हूं मैं इनको दुर्गेश जी को, सरमन जी तक फिर जाएंगे। वक्त है अभी थोड़ा बहुत फिसल रहा है हालांकि तेजी से। दुर्गेश जी, आपकी टिप्पणी। ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप बना देते हो लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं अच्छी नौकरी के लिए। देखिए प्रवीण जी, ये भाजपा में ही संभव है कि एक पांव चलने वाला भैया 18 साल तक मुख्यमंत्री रहता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री का। ये हमारी एक्सपर्टीज है। और जब इनके जो मतलब उद्योगपति जो मुख्यमंत्री थे, इन्होंने IIT एक्सपर्ट्स को ढोल बजाने के लिए मुकर्रर कर दिया। उनसे ढोल चलाने की बात करने वाली कांग्रेस आज आरोप लगाने का काम कर रही है। मुझे लगता है भूपेन जी जनता की नब्ज नहीं पहचान पा रहे हैं। न तो आप पहचान पा रहे हो, न दिल्ली में बैठे आपके नेता जो शील वो पहचान पा रहा है। अगर जनता का ऐसे ही आप उपवास उड़ाने का काम करोगे, अरे वो इंजीनियर भी खुश है भाजपा में, वो डॉक्टर भी खुश है भाजपा में। अगर जनता के जो हितों के काम करते तो इसीलिए वो आशीर्वाद दे रहे, इसीलिए जनता सतत आशीर्वाद देती आ रही है। पर आप नब्ज मत पकड़ो, नब्ज मत पहचानो, आप नब्ज नहीं पहचान पा रहे हो। आप शर्मन जी का रुख कर लेते हैं। शर्मन जी, पहले तो जो भूपेन जी आपसे सवाल करना चाह रहे थे उन्होंने सीधा किया, इसलिए मैं खुद को जरिया बनाने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। 1 to 1 है तो जो भूपेन जी पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा मैं एक ऐड ऑन कर देता हूं अगर वक्त रहा, वक्त है वैसे हालांकि, वो ये कि शिवराज जी की जो नई भूमिका तीर्थाटन पे वो जो निकले उसके मायने क्या है? दोनों जल्दी से। देखिए माननीय प्रवीण जी, जो माननीय प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी ने जो मेरे से सवाल किया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री त्याग पत्र दें ना दें संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन नैतिकता ये कहती है कि जिस दिन गजट नोटिफिकेशन हो जाता है उस दिन आपको अपनी पहल करना चाहिए। लेकिन यहाँ ये स्थिति थी कि एक ही दल की सरकार सेंटर में थी, यहाँ पुनः वही उसी दल की सरकार आ गई। और जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने त्याग पत्र दिया, उसके
थोड़े ही देर बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने डॉक्टर मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उसके अगले दिन उन्होंने शपथ ली। अब दूसरा जो आपने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के जो विकसित भारत यात्रा के संदर्भ में जो कहा है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि माननीय शिवराज जी की भूमिका पार्टी अपने तरीके से, नए तरीके से गढ़ना चाहती है। उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको कुछ जिम्मेदारी देना चाहती होगी, इसीलिए पूरे देश में घुमाने का उनका उपक्रम करना चाह रही है। अब वो जिम्मेदारी इसे जो विकसित भारत यात्रा के बाद देंगे या उसके पहले देंगे, अभी तो फिलहाल साउथ में उनके दौरे होंगे। अब वो दौरों से उनको पार्टी को कितना लाभ होगा नहीं होगा उसके बाद ही वो तय करेंगे। रोकूंगा शर्मा जी, मैं आपको वक्त जो है वो इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा आगे बात करने का। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैं इस बात से तो आपको भी ये लबोलुआब जरूर मिला होगा कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, एजेंडे सेट करना शुरू कर दिए हैं, तो जाहिर बात है कि दोनों की तरफ से आपको सेंट्रल के मुद्दे जो हैं, केंद्र के जो मुद्दे हैं, वो आने वाले दौर में और भी देखने को मिलेंगे। कितना अपील कर पाएंगे वोटर को, ये तब पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।